मनोरंजन पार्क परियोजना के बारे में क्या? बूढ़े मास्टर जियान ने फिर पूछा। जब आपने पहली बार यह विचार सुझाया था, तो मैंने इसका समर्थन किया था। इतनी छोटी, अज्ञात कंपनी इसे पहले कैसे छीन सकती है? दूसरे पक्ष की कंपनी प्रतिभाओं से भरी हुई है। वे भविष्योन्मुखी योजना के मामले में उद्योग में पूरी तरह से अग्रणी हैं। यह मामला मेरी अपेक्षाओं से अधिक है। मेरे पास भी इसका एक बड़ा हिस्सा है जिम्मेदारी। मैं उस समय बहुत आश्वस्त था, इसलिए जमीन चुनते समय मैं लापरवाही बरत रहा था। दूसरे पक्ष ने इसे पहले छीन लिया। जियान चांगशेंग ने ईमानदार रवैये के साथ कहा। बूढ़े मास्टर जियान की नज़र शांत थी, और उसका चेहरा भावनाओं से रहित था। थोड़ी देर बाद, उन्होंने कहा, जैसा कि आपने कहा, ईस्ट सी रियल एस्टेट एक साधारण चरित्र नहीं है। हालांकि यह एक नई कंपनी है, लेकिन इसकी गति भयंकर है। हमारे पास है सावधान रहना। जियान समूह की जड़ें बैयून शहर में गहरी हैं। यहाँ तक कि राजधानी में भी। ये किसी से कम नहीं है। हम एक के बाद एक इतनी छोटी कंपनी का शिकार नहीं बन सकते। अगर बात बाहर चली गई, तो हम एक मजाक बन जाएंगे। आपको ये जानना होगा कि इन सभी वर्षों में जियान ग्रुप हमेशा शीर्ष पर रहा है। कई निगम लंबे समय से जियान समूह को खुद को मूर्ख बनाते देखने का इंतजार कर रहे थे। जियान चांगशेंग ने सिर हिलाया। पिताजी, चिंता मत करो, मैं इन चीजों को अच्छी तरह से संभाल लूंगा। हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने जियान चांगशेंग की ओर देखा और बेहोश होकर कहा, ये सबसे अच्छा है कि आप ये जानते हैं। इस तथ्य का लाभ उठाएं कि यह कंपनी अभी भी नवोदित चरण में है और इसे अच्छी तरह से संभालें। अन्यथा, वहाँ होगा भविष्य में परेशानी। मैं समझता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा। जियान चांगशेंग को पता था कि वह केवल बूढ़े व्यक्ति के शब्दों का पालन कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी व्यस्त है। अपने शरीर का ख्याल रखें। मैंने आपको 1 महीने से नहीं देखा है। आपने इतना वजन क्यों कम कर लिया है? बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत विषय बदल दिया और अपने बेटे के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हो गया। जब से उसने वांग युनमेई और जियान यू को सेंचुरी मैंशन के बाहर देखा, जियान चांगशेंग पिछले 1 महीने से अपनी कल्पना को उड़ान दे रहा था। वह अक्सर रात में अनिद्रा से पीड़ित रहते थे और उनकी भूख कम हो जाती थी। कमी हुई। हाल ही में उनका वजन काफी कम हो गया है। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से बूढ़े व्यक्ति को इस बारे में नहीं बता सका। उन्होंने केवल मुस्कुराते हुए कहा, हाल ही में कंपनी साउथ सिटी में एक विध्वंस परियोजना चला रही है। पिताजी, आप ये भी जानते हैं कि इतने सालों में बैयून शहर में ये सबसे बड़ा विध्वंस है। बहुत सी चीजें हैं जिसका मुझे व्यक्तिगत रूप से पालन करना होगा और संभालना होगा। यह अवश्यंभावी है कि मैं अपने शरीर के बारे में कुछ उपेक्षा करूंगा। जब बूढ़े व्यक्ति ने ये सुना, तो उसने समझ में सिर हिलाया, लेकिन वह उसे याद दिलाना नहीं भूला। यह एक शहर परियोजना है। आपको मिशन को खूबसूरती से पूरा करना होगा। हालांकि आपको खाने के दौरान अधिक सावधान रहना होगा और आराम कर रहे हैं। शुई बहुत सावधानी बरतती है और घर पर एक नानी है। चाहे कुछ भी हो, आपको इतना वजन कम नहीं करना चाहिए था। आप अभी भी बहुत लापरवाह हैं। मैं समझता हूँ, पिताजी, जियान चांगशेंग ने कहा। रात के खाने के दौरान जियान चांगशेंग का 4 लोगों का परिवार बूढ़े जोड़े के साथ खाने की मेज पर बैठा था। ये जीवंत था। नानी ने बर्तनों से भरी मेज बनाई। आज उनके बड़े बेटे का परिवार उनसे मिलने आया। बूढ़ी मैडम जियान तब तक मुस्कुराती रहीं जब तक कि पूरी रात उनकी आंखें नहीं दिखीं। यहाँ तक कि अपने पोते पोतियों का
सामना करते समय कठोर बूढ़े मास्टर जियान की अभिव्यक्ति भी नर्म हो गई। पति, मैं आज खुश हूँ। पिताजी के साथ ड्रिंक करो। जब हम वापस आएंगे तो मैं गाड़ी चलाऊंगी, कियाओ शुई ने जियान चांगशेंग से कहा। जियान चांगशेंग ने सिर हिलाया और बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। पिताजी, क्या मैं आज आपके साथ पीऊंगा? ठीक है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और नानी को बुलाया। शराब की वह बोतल लाओ जो ओल्ड वांग ने मुझे दी थी। पिता और पुत्र ने एक एक गिलास शराब डाली और पीना शुरू कर दिया। भोजन के बीच में कियाओ शुई ने अचानक अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और गंभीरता के स्वर में दोनों बुजुर्गों से कहा, पिताजी, माँ, स्कूल जल्द ही शुरू होगा। कुछ दिन चांग शेंग और मैं आज ये चेन को वापस लाएंगे। भविष्य में जब भी उसे सप्ताहांत की छुट्टी मिलेगी, हम उसे और यी को आपके साथ आने देंगे। जियान येचेन हाई स्कूल के लिए एरजोंग में प्रवेश करने वाला था। अतीत में वह हमेशा ओल्ड मास्टर जियान के साथ रहता था क्योंकि उसके दादा दादी उसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वह भी था अपने दादा दादी के साथ जाने को तैयार। इसके अलावा जियान का निवास उसके जूनियर हाई स्कूल के करीब था। हालांकि एरजोंग अलग था। एरजोंग हाईचेंग जिले में था और जियान निवास से बहुत दूर था। इसलिए कियाओ शुई ने अपने बेटे को आज वापस लाने की योजना बनाई ताकि वह स्कूल के लिए पहले से तैयारी करें। इस बारे में वह पहले ही दोनों बुजुर्गों से चर्चा कर चुकी थी। हालांकि दोनों बुजुर्ग अपने पोते से बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अनुचित लोग नहीं थे। बच्चों को स्वाभाविक रूप से अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी होगी। बूढ़े ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी के लिए ये चेन को वापस ले आओ। जब भविष्य में छुट्टियां हों, तो उसे और यी को बार बार वापस आने दें। बुढ़िया अनिच्छुक थी, लेकिन फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया। उसे वापस लाओ। पिताजी, माँ, अगर आपको लगता है कि आप घर पर एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो टोंगटोंग को ले आएं। वैसे भी चांगयुआन और लिली हर दिन काम में बहुत व्यस्त हैं। एक नानी उसकी देखभाल कर रही है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे अपने पास छोड़ दें, जियान चांगशेंग ने कहा। जियान येतोंग जियान चांगशेंग के भाई जियान चांगयुआन के पुत्र थे। वह 11 साल का था और जूनियर हाई में था। बुढ़िया ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता और मैं भी ऐसा सोचते हैं। बात बस इतनी है कि टोंगटोंग बहुत शरारती है। वह येचेन जितना समझदार नहीं है। मुझे बस डर है कि तुम्हारे पिता और मैं ऐसा नहीं कर सकते। उसकी यातना झेलो। टोंगटोंग अभी भी अपने दादाजी से डरता है। माँ, चिंता मत करो, जियान चांगशेंग ने कहा। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने अचानक जियान चांगशेंग की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैं कहता हूँ, क्या आप और शुई एक और बच्चा पैदा करने वाले नहीं हैं? खांसी, खांसी। जियान चांगशेंग ने अपनी लार दबा ली। जब उसे होश आया, तो वह असहाय होकर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शुई और मेरा एक बेटा और एक बेटी है। हमें दूसरा बच्चा क्यों पैदा करना चाहिए? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं बस पूछ रहा था। मैं सोच रहा था कि यदि आपके पास एक और बच्चा पैदा करने की योजना है, तो आप अभी अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आपकी माँ और अभी भी हैं स्वस्थ। हम अब भी उनकी देखभाल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। कियाओ शुई का चेहरा थोड़ा लाल था। जब उसने ये सुना, तो उसने कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं। हालांकि चांगयुआन के लिए एक और बच्चा पैदा करना अधिक उपयुक्त है उसकी उम्र में। उससे बाद में पूछो, जियान चांगशेंग ने कहा। यह सही है। यदि आप एक पोते को जन्म देना चाहते हैं, तो चांगयुआन को एक पोते को जन्म देने दें।
जियान परिवार अब बच्चों और पोते पोतियों से भर गया था। बूढ़े मास्टर जियान के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी एक बेटी थी। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, फिर भी वह बहुत अच्छी थी। वह अपने मायके परिवार के बहुत करीब थी और उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। जियान चांगयुआन ने एक बेटे को जन्म दिया। जियान चांगशेंग के घर में एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन उनकी शादी से बाहर 2 बच्चे थे। हालांकि इतने सालों के बाद ओल्ड मास्टर जियान शायद उस पोते के बारे में भूल गए थे जिसे जियान चांगशेंग ने शादी से पहले जन्म दिया था। वांग यूनझोंग के घर पर यह ऐसा था मानो कोई वांग जिचेंग के कमरे में घुस आया हो। सभी प्रकार के खिलौने, कॉमिक्स और गेम कंसोल हटा दिए गए। 3 बड़े भंडारण बक्से जमीन पर खड़े थे। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले वांग यूनझोंग ने उनके लिए जो लैपटॉप खरीदा था, उसे भी हटा दिया गया। ओह, अगर जिचेन वापस आने पर ये देखता है, तो क्या वह हंगामा नहीं करेगा? बुढ़िया थोड़ी अनिच्छुक थी। पिता और पुत्र ने एक एक गिलास शराब डाली और पीना शुरू कर दिया। भोजन के बीच में कियाओ शुई ने अचानक अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और गंभीरता के स्वर में दोनों बुजुर्गों से कहा, पिताजी, माँ, स्कूल 1 में शुरू होगा कुछ दिन। चांग शेंग और मैं आज ये चेन को वापस लाएंगे। भविष्य में जब भी उसे सप्ताहांत की छुट्टी मिलेगी, हम उसे और यी को आपके साथ आने देंगे। जियान येचेन हाई स्कूल के लिए एरजोंग में प्रवेश करने वाला था। अतीत में वह हमेशा ओल्ड मास्टर जियान के साथ रहता था क्योंकि उसके दादा दादी उसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वह भी था अपने दादा दादी के साथ जाने को तैयार। इसके अलावा जियान का निवास उसके जूनियर हाई स्कूल के करीब था। हालांकि एरजोंग अलग था। एरजोंग हाइचेंग जिले में था और जियान निवास से बहुत दूर था। इसलिए कियाओ शुई ने अपने बेटे को आज वापस लाने की योजना बनाई ताकि वह स्कूल के लिए पहले से तैयारी करें। इस बारे में वह पहले ही दोनों बुजुर्गों से चर्चा कर चुकी थी। हालांकि दोनों बुजुर्ग अपने पोते से बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अनुचित लोग नहीं थे। बच्चों को स्वाभाविक रूप से अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी होगी। बूढ़े ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी के लिए ये चेन को वापस लाओ। भविष्य में जब छुट्टियां हों, तो उसे और यी को अधिक बार वापस आने दें। बुढ़िया अनिच्छुक थी, लेकिन फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया। उसे वापस लाओ, पिताजी। माँ, अगर आपको लगता है कि आप घर पर बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो टोंगटोंग को ले आएं। वैसे भी चांगयुआन और लिली हर दिन काम में बहुत व्यस्त हैं। एक नानी उसकी देखभाल कर रही है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे अपने पास छोड़ दें, जियान चांगशेंग ने कहा। जियान येतोंग जियान चांगशेंग के भाई जियान चांगयुआन के पुत्र थे। वह 11 साल का था और जूनियर हाई में था। बुढ़िया ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता और मैं भी ऐसा सोचते हैं। बात बस इतनी है कि टोंगटोंग बहुत शरारती है। वह येचेन जितना समझदार नहीं है। मुझे बस डर है कि तुम्हारे पिता और मैं ऐसा नहीं कर सकते। उसकी यातना झेलो। टोंगटोंग अभी भी अपने दादाजी से डरता है। माँ, चिंता मत करो, जियान चांगशेंग ने कहा। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने अचानक जियान चांगशेंग की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैं कहता हूँ, क्या आप और शुई एक और बच्चा पैदा करने वाले नहीं हैं? खांसी, खांसी। जियान चांगशेंग ने अपनी लार दबा ली। जब उसे होश आया, तो वह असहाय होकर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शुई और मेरा एक बेटा और एक बेटी है। हमें दूसरा बच्चा क्यों पैदा करना चाहिए? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं बस पूछ रहा था। मैं सोच रहा था कि यदि आपके पास एक और बच्चा पैदा करने की योजना है, तो आपको अभी अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
आपकी माँ और अभी भी हैं स्वस्थ। हम अब भी उनकी देखभाल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। कियाओ शुई का चेहरा थोड़ा लाल था। जब उसने ये सुना तो उसने कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं। हालांकि चांगयुआन के लिए एक और बच्चा पैदा करना अधिक उपयुक्त है उसकी उम्र में। उससे बाद में पूछो, जियान चांगशेंग ने कहा। यह सही है। यदि आप एक पोते को जन्म देना चाहते हैं तो चांगयुआन को एक पोते को जन्म देने दें। जियान परिवार अब बच्चों और पोते पोतियों से भर गया था। बूढ़े मास्टर जियान के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी एक बेटी थी। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, फिर भी वह बहुत अच्छी थी। वह अपने मायके परिवार के बहुत करीब थी और उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। जियान चांगयुआन ने एक बेटे को जन्म दिया। जियान चांगशेंग के घर में एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन उनकी शादी से बाहर 2 बच्चे थे। हालांकि इतने सालों के बाद ओल्ड मास्टर जियान शायद उस पोते के बारे में भूल गए थे जिसे जियान चांगशेंग ने शादी से पहले जन्म दिया था। वांग यूनझोंग के घर पर यह ऐसा था मानो कोई वांग जिचेंग के कमरे में घुस आया हो। सभी प्रकार के खिलौने, कॉमिक्स और गेम कंसोल हटा दिए गए। 3 बड़े भंडारण बक्से जमीन पर खड़े थे। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले वांग यूनझोंग ने उनके लिए जो लैपटॉप खरीदा था उसे भी हटा दिया गया। ओह, अगर जिचेन वापस आने पर ये देखता है तो क्या वह हंगामा नहीं करेगा? बुढ़िया थोड़ी अनिच्छुक थी। वांग यूनझोंग ने व्यक्तिगत रूप से बॉक्स को पारदर्शी गोंद से सील कर दिया। जब उसने ये सुना तो उसने कहा, वह अभी 3रे वर्ष में है। माँ, क्या तुम्हें याद है कि मैंने यह वर्ष कैसे पार किया? 3। ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम साल है। उसे अपनी कमर कसनी होगी और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। भले ही वह किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश न ले पाए, फिर भी उसे स्नातक उत्तीर्ण करना होगा मेरे लिए। परीक्षा। बुढ़िया ने आह भरी और सिर हिलाया। वांग यूनझोंग ने बक्सों को साफ किया और कहा, जिचेन के परिणाम न तो अच्छे हैं और न ही बुरे। चुनफेन और मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए 680 से अधिक अंक प्राप्त किए और हम जिमेन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया के पास केवल यही पोता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसकी बात माननी पड़ी। जब उसने ये सुना तो वह बोली, जिचेन का दिमाग भी बुरा नहीं है, वह स्मार्ट है। मुझे पता है। वांग यूनझोंग अपने बेटे को कैसे नहीं समझ सके। उन्होंने कहा, वह स्मार्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही जगह पर नहीं करता। अगर हम उस पर दबाव नहीं डालेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा उसकी सीमा। यदि वह इस वर्ष अच्छा काम कर सकते हैं, स्नातक की पढ़ाई में प्रवेश करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए, माँ, चाहे आपको और पिताजी को कितना भी दुख हो, आप नहीं कर सकते इस साल उसे बर्बाद कर दो। ओह, मुझे पता है, बुढ़िया ने कहा। उसने उस समय ऊपर देखा। शाम के लगभग 9 बज रहे हैं। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ये ठीक है, चुनफेन का स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है। टैक्सी बुलाने के बाद वह 10 मिनट में वापस आ जाएगा, वांग यूनझोंग ने कहा। जियांग चुनफेन के घर पर। माँ, वापस जाओ। जब मैं चौराहे पर पहुंचूंगा तो टैक्सी ले लूंगा। विला के प्रवेश द्वार पर वांग जिचेन ने जियांग चुनफेन से कहा। जियांग चुनफेन के लंबे बाल थे जो उसके कंधों तक पहुंचते थे। उसने रेशमी पोशाक और चप्पलें पहन रखी थीं। पिछले कुछ दिनों में सौंदर्य उपचार के लिए शुयुन क्लब जाना उनके वांग यूनमेई और वांग यूझी के लिए पहले से ही एक निश्चित परियोजना थी। एक बार जाने में उसे लगभग समय लग गया सप्ताह, और उसने घर पर अपनी उपस्थिति और त्वचा की देखभाल पर अधिक ध्यान दिया।
वर्तमान जियांग चुनफेन चमक रहा था। उसकी त्वचा कुछ साल छोटी दिख रही थी। अपने सावधानीपूर्वक स्टाइल किए हुए बालों के साथ वह अलग दिख रही थी। वह पूरी तरह से जैसी थी अपने पिछले स्व से भिन्न व्यक्ति, जो उसकी शादी के कारण फंस गया था। धीरे धीरे उनकी छवि और स्वभाव बदलता गया। जब अन्य लोग ये देखते तो वे उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देते। उदाहरण के लिए, जब वांग ज़िचेन ने अपनी मां को देखा परिवर्तन, वह खुश भी था और गौरवान्वित भी। कौन नहीं चाहता कि उसकी मां हर दिन खूबसूरत दिखे? क्या तुम्हें सच में मां की जरूरत नहीं है कि वह तुम्हें वापस ले जाए? जियांग चुनफेन ने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा। वांग ज़िचेन ने सिर हिलाया। मेरे दादा दादी वहाँ हैं। यदि आप एक दूसरे से टकराते हैं तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जियांग चुनफेन मुस्कुराए। ठीक है, मैं तुम्हें तब विदा नहीं करूंगा। जब आप घर पहुँचे तो मुझे एक संदेश भेजें। इसके अलावा, स्कूल शुरू होने पर आप पहले से ही तीसरे वर्ष में हैं। आपके दादा दादी तुम्हें बिगाड़ दिया है, लेकिन तुम्हें आत्मा जागरूक होना होगा। एक आदर्श विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आपको इस वर्ष कड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ। जियांग चुनफेन ने पीछे मुड़कर घर में प्रवेश करने से पहले अपने बेटे को जाते हुए देखा। लिविंग रूम में वांग ज़िमिंग ने अभी अभी फोन रखा था। यह देखकर जियांग चुनफेन मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, किसने बुलाया? पापा, वांग ज़िमिंग ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाईं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है। हो सकता है वह उसे वापस न आने दे आपकी जगह, अक्सर क्योंकि उसे डर है कि इससे उसके रिवीजन पर असर पड़ेगा। जब जियांग चुनफेन ने ये सुना तो उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। इसके विपरीत, उसे शुरू में चिंता थी कि वांग युनजोंग उसके बेटे की पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेंगे। अब उसे कॉलेज प्रवेश का महत्व पता चल गया था। जांच के बाद उसे राहत महसूस हुई। वांग ज़िमिंग बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। मेरे भाई के परिणामों के साथ उसे दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता क्यों होगी? बिगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। 1 सितंबर को स्कूल फिर से खुल गया। जियान विशेष रूप से एक दिन पहले नॉर्थ सिटी से साउथ सिटी में अपने घर लौटी थी। वह नहीं जानती थी कि विध्वंस परियोजना किस स्तर पर थी, लेकिन कम से कम अभी तक कोई जमीनी पहल नहीं हुई थी। सुबह सुबह जियान को पहले से ही जल्दी उठने की आदत थी। भले ही उसे उस दिन मार्शल आर्ट स्कूल नहीं जाना था, फिर भी उसने सुबह 5 बजे यार्ड में घुड़सवारी की। पिछले कुछ दिनों में उसकी मानसिक साधना तकनीक अधिक परिष्कृत हो गई थी, इसलिए उसने पहले ही सफलता की मिठास का स्वाद चख लिया था। इसलिए चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों न हो, वह अपनी दैनिक सुबह की उपेक्षा नहीं करती थी। व्यायाम 6:30 बजे जियान ने समय पर जाने से पहले नहा धोकर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी। उसने नाश्ते की दुकान पर नाश्ता किया जो जंक्शन पर अभी बंद नहीं हुई थी, और हमेशा की तरह स्कूल के लिए बस पकड़ी। शायद क्योंकि उस दिन स्कूल शुरू हो चुका था, सड़क पर विशेष रूप से भीड़भाड़ थी, खासकर जब वे एरजोंग के पास थे। सड़क पार्किंग स्थल की तरह भीड़भाड़ वाली थी। बेइयुन शहर में एक महान हाई स्कूल के रूप में प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को निजी कारों में स्कूल भेजता था। आज इस साल का पहला दिन था। एरजोंग के बाहर लग्जरी कारें इकट्ठी थीं, और वहां एक अंतहीन धारा थी परिचित चेहरे। प्रथम वर्ष के जूनियर्स के साथ उनके माता पिता भी थे। एरजोंग के मुख्य द्वार के सामने एक नीलमणि नीली बुगाटी वेरॉन खड़ी थी। जी हाओसू ने लापरवाही से अपना स्कूल बैग उठाया और जी हाओयू की ओर देखा। मुझे व्यक्तिगत रूप से स्कूल भेजने के लिए धन्यवाद, भाई।
जी हाओयू ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और लापरवाही से सीट के सामने झुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जी हॉक्स्यू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें सचमुच मुझे अंदर भेजने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है कि मैं किंडरगार्टन में हूँ। मैं अकेले जा सकता हूँ। जी हॉक्स्यू ने अपना हाथ लहराया। जल्दी निकलो, यहाँ ट्रैफिक प्रभावित मत करो। देखो, सामने वाली कार नहीं चल रही है। जी हाओयू ने सिर हिलाया। उसने खिड़की से एयरजोन के बाहर की भीड़ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जैसे कि अपनी किस्मत आजमा रहा हो कि क्या वह उसे देख सकता है। दुर्भाग्य से, ट्रैफिक ने उनकी अधिकांश दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। जी हाओसू के कार से बाहर निकलने के बाद जी हाओयू ने दूर देखा और चला गया। एक काली मर्सिडीज बेंज कार कुछ मिनट तक रुकी रही और आखिरकार एक उपयुक्त पार्किंग स्थल ढूंढ लिया। कार में जियान येचेन ने अपना बैग लिया। माँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। ये देखकर कियाओ शुई ने जल्दी से जियान यी से कहा, यी, आपका भाई अभी एयरजोंग आया है। उसे उन जगहों के बारे में बताना याद रखें जिनसे वह परिचित नहीं है। चिंता मत करो माँ, मैं समझता हूँ, जियान यी ने कहा और जियान येचेन के साथ कार से बाहर निकल गया। कियाओ शुई शुरू में जाने से पहले दोनों बच्चों को स्कूल में प्रवेश करते देखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक कार पहले से ही पीछे से हॉर्न बजा रही थी। कियाओ शुई ने तुरंत ड्राइवर से कहा, ओल्ड वांग, चलो चलें। इस समय जियान ने, जो अभी भी बस में थी, को लगा कि उसे देर हो सकती है। हालांकि एयरजोंग के लिए अभी भी एक बस स्टॉप था। कछुए की वर्तमान गति के आधार पर वह 20 मिनट में स्कूल नहीं पहुंच सकती थी। एक स्टॉप पहले बस से उतरने के बाद जियान ने अपने स्कूल बैग के साथ तेजी से एयरजोंग की ओर चल दी। पिछली कक्षा के अनुसार ईयर 1 क्लास 1 के विद्यार्थियों को ईयर 2 क्लास में स्थानांतरित किया जाएगा। इस सेमेस्टर में एक कक्षा में अधिकांश छात्र पहले ही आ चुके थे। वह लिन यी है। यह सही है। वह इतना काला क्यों है? वह शायद गर्मी की छुट्टियों के दौरान छुट्टियां मनाने समुद्र तट पर गया था। वह भी वैसे ही काफी हैंडसम है। लड़कियां एकत्र हुईं और चुपके से लिन यी पर नजर डाली, जो कोने में बैठी फुसफुसा रही थी। किंगहुआन और बाकी लोग लिन यी के आसपास इकट्ठे हुए और बात की। तुम गोरे नहीं हुए? इतना काला होकर तुमने कितनी लड़कियों को चोट पहुंचाई है? जिया क्विंगहुआन ने लिन यी की ओर देखते हुए पूछा। लिन यी ने निराशापूर्वक अपने होंठ भींच लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि, यान तियान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक आपको परवाह नहीं है। आखिरकार जियान ए ने यह नहीं कहा कि उसे केवल गोरे दिखने वाले लड़के पसंद हैं। लगभग 7:30 बज चुके हैं। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? यान तियान, शायद ट्रैफिक जाम है। यह अभी स्कूल के बाहर एक कार प्रदर्शनी जैसा था। लिन यी ने ये भी कहा। गाओ यांग भी यहाँ नहीं है? नहीं। जिया क्विंगहुआन ने अपना सिर हिलाया। इस समय गुआन ताओ ने गाओ यांग को कक्षा में जाते समय रोक लिया। शौचालय के बाहर एक खाली कोने में गुआन ताओ ने अपना सिर नीचे किया और घबराहट से अपने होंठ भींच लिए। उसके पैर अवचेतन रूप से अंदर की ओर झुके हुए थे। उसके विपरीत गाओ यांग के एक कंधे पर एक स्कूल बैग लटका हुआ था। उसने घबराए हुए गुआन ताओ को भावहीन रूप से देखा और पूछने से खुद को नहीं रोक सका। क्या बात है? अभी वह सीधे कक्षा में जाने वाला था, लेकिन गुआन ताओ ने अचानक उसे रुकने के लिए बुलाया। फिर वह उसे वहां ले आए। उसकी शक्ल से यह स्पष्ट था कि उसे उससे कुछ कहना था। गुआन ताओ को लगा कि उसका दिल उछलकर उसके गले तक पहुंच गया है। उसने शुरू में सोचा था कि चूंकि वह अक्सर गाओ यांग और पिछले सेमेस्टर के बाकी लोगों के साथ
खेलती थी और अधिक बातचीत करती थी, इसलिए उसे कोई असहज प्रतिक्रिया नहीं होगी। हालांकि जब उसने अकेले गाओ यांग का सामना किया तो वह घबरा गई। उसका चेहरा गर्म था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। गुआन ताओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गाओ यांग चिंतित नहीं थे। वह वहीं खड़ा रहा और चुपचाप उसे देखता रहा, उसके बोलने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद गुआन ताओ ने अपनी जेब से एक छोटा सा बक्सा निकाला और गाओ यांग को दे दिया। यह आपके लिए है। हालांकि वह बोल रही थी, गुआन ताओ ने फिर भी अपना सिर नीचे झुका लिया। गाओ यांग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। गाओ यांग स्तब्ध था और थोड़ा खोया हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वह छोटा बक्सा लेने के लिए आगे बढ़ा। यह क्या है? बक्सा बड़ा नहीं था, ये चौकोर था और इस पर कोई स्पष्ट लोगो नहीं था, कोई पैकेजिंग भी नहीं थी। उसके हाथ में ऐसा लगा जैसे कोई भारहीन हो, मानो डिब्बा खाली हो। इसे खोलो और देखो, गुआन ताओ ने अपने होंठ भींचे। हालांकि उसने ऊपर देखा, लेकिन उसकी आंखें उसकी नजरों से बच नहीं सकीं। उसने उसे खोला और एक आसमानी नीला रेशमी रुमाल देखा। उसने हाथ बढ़ाया और रेशमी रुमाल निकाला। छूने पर यह ठंडा लगा और उच्च गुणवत्ता का था। हालांकि वहां कोई ब्रांड लोगो नहीं था, कारीगरी बहुत सावधानीपूर्वक थी। हालांकि गाओ यान कुछ हैरान था। यह है मेरे लिए। जब गुआन ताओ ने ये सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसे ठीक किया। नहीं, यह आपके लिए नहीं है। मैं इसे तुम्हें लौटा रहा हूँ। मैंने पहले आपके एक रुमाल को गंदा कर दिया था। यह आई से है। मैंने आसपास पूछा और पता चला कि इसकी कीमत 3000 युआन है। मैं निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने हमेशा उस रेशम रुमाल को अपने पास रखा है। मैंने उस रेशम रुमाल की सामग्री के आधार पर कुछ प्रकार के रेशम की तुलना की। अंत में मुझे ये रेशम मिला और आपके लिए एक नया रेशम बनाया। ये रेशम आपके जैसा ही लगता है। मुझे पता है कि यह एलवी जितना अच्छा नहीं करेगा, लेकिन मैं अब आपको मुआवजा नहीं दे सकता। जब मैं भविष्य में पैसा कमाऊंगा, तो मैं आपको इस ब्रांड के साथ मुआवजा दूंगा। मैं इसे अब आपको ब्याज के रूप में दूंगा। गुआन ताओ की आवाज नर्म हो गई। गाओ यांग जितना अधिक सुनता गया, उसकी नाराजगी उतनी ही गहरी होती गई। उसे याद था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने गुआन ताओ से उसे मुआवजा देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी आपसे मुआवजा मांगने के बारे में नहीं सोचा, गाओ यांग ने शांति से कहा। मुझे पता है। गुआन ताओ ने अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराहट प्रकट की। उसने ईमानदारी से गाओ यांग की ओर देखा और कहा, यह आपकी समस्या है कि आप नहीं चाहते कि मैं आपको मुआवजा दूं। लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोच सकती। आखिरकार, यह कोई रुमाल नहीं है जिसकी कीमत कुछ युआन है। इसकी कीमत कुछ 1000 युआन है। अगर मैं तुम्हें मुआवजा नहीं दूंगा, तो मुझे बुरा लगेगा। जैसे ही वह बोली, गुआन ताओ की नज़र गाओ यांग के हाथ में रुमाल पर पड़ी। ये पहली बार है जब मैंने रुमाल बनाया है, लेकिन मैं काफी संतुष्ट हूँ। मुझे आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, गाओ यांग ने ध्यान से रुमाल हटा दिया और कहा, मुझे ये बहुत पसंद है। जब गुआन ताओ ने ये सुना, तो वह प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखें चमक उठीं। सचमुच अच्छी बात है। मुझे चिंता थी कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। वह जानती थी कि गाओ यांग हमेशा एक ऐसा व्यक्ति था जो गुणवत्ता का पीछा करता था और विवरणों पर जोर देता था। इसलिए उसे सहज रूप से चिंता थी कि वह उसके रुमाल का तिरस्कार करेगा।
सौभाग्य से, चूंकि उन्होंने कहा कि उन्हें ये पसंद आया। ये सच होना चाहिए। आखिरकार, गाओ यांग सतही तौर पर दूसरों को संरक्षण देने वालों में से नहीं थे। इस विचार को मन में रखते हुए गुआन ताओ का दिल धीरे धीरे शांत हो गया और वह और अधिक स्वाभाविक हो गई। कक्षा का लगभग समय हो गया है। चलो कक्षा में वापस चलें। गाओ यांग ने धीरे से सिर हिलाया और गुआन ताओ ने उसे जल्दी से दौड़ाया और कक्षा की ओर चल दिया। उसके सिर के पीछे की चोटी उसके शरीर के साथ झूल रही थी। उसकी पीठ की ओर देखते हुए सोने के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे गाओ यांग की आंखों में मुस्कान भर गई। कक्षा की ओर चलने से पहले उसने अपने हाथ में मौजूद छोटे बक्से को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। जियान ए ने घंटी बजने पर कक्षा में प्रवेश किया। जब जिया किंगहुआन ने जियान ए को देखा तो उसने कहा, मुझे लगा कि तुम नहीं आ रहे हो। अपना बैग नीचे रखते हुए जियान ए ने 2 सांसें लीं और कहा, ये बहुत भीड़भाड़ वाला है। मैं शुनकियाओ स्टेशन के बस स्टॉप से पैदल स्कूल गया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने सुन दाशेक को अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर कक्षा में आते देखा। शोर शराबा का माहौल तुरंत शांत हो गया। क्लास मॉनिटर, क्या हर कोई यहाँ है? सुन दाशेग ने तुरंत जिया क्विंगहुआन की ओर देखा और हमेशा की तरह गंभीर भाव से पूछा। जिया क्विंगहुआन ने सिर हिलाया। वे सब यहाँ हैं, शिक्षक। जब सुन दाशेग ने ये सुना तो वह हल्के से खांसने लगा। ये देखकर कि छात्रों की निगाहें उनकी ओर हैं, उन्होंने धीरे से कहा, आज से हर कोई आधिकारिक तौर पर वर्ष 2 में प्रवेश करेगा। इस वर्ष मैं अभी भी वर्ष 2 कक्षा 1 के लिए फॉर्म शिक्षक रहूंगा। हर कोई एक शीर्ष छात्र है जिसने वर्ष 1 की परीक्षा के दौरान कक्षा 1 में प्रवेश किया था। इसलिए मुझे आपको कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना होगा कि वर्ष 2 और वर्ष 3 समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जब तक आप इस वर्ष के लिए नींव बनाते हैं, आपके लिए वर्ष 3 में प्रवेश करना बहुत आसान होगा। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश भी एक है मामला। बिल्कुल, समझे? हर कोई समझ गया, शिक्षक। जब सुन दाशेग ने ये देखा तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, आज स्कूल का पहला दिन है। बड़ी सफाई होगी। हर कोई श्रम समिति की व्यवस्था को सुनेगा। कक्षा का फर्श, दरवाजे पर गलियारा और गलियारे में कांच सभी हमारी कक्षा के दायरे में हैं। कला समिति ब्लैकबोर्ड को पोंछने के लिए कुछ लोगों की व्यवस्था करेगी। एर्जोंग के सभी छात्र घर पर आज्ञाकारी बच्चे थे। जब उन्होंने सुना कि उन्हें काम करना होगा तो उन्होंने तुरंत शिकायत की। हालांकि वह अंत नहीं था। सुन दाशेग ने आगे कहा, प्रारंभिक परीक्षा अगले 2 दिनों में शुरू होगी। परिणाम शहर के सभी हाई स्कूलों में जारी किए जाएंगे। सभी लोग मानसिक रूप से तैयार रहें। स्कूल शुरू होते ही परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। हे भगवान, क्या हो रहा है? क्या आप हमें जीने दे रहे हैं? सुन दाशेग अपने छात्रों को जानते थे और ऐसा व्यवहार करते थे मानो उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया नहीं देखी हो। इसके बजाय उन्होंने अचानक जियान ए और जियान यी से कहा, जियान ए और जियान यी, बाद में मेरे कार्यालय में आए। जियान ए स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आया कि फॉर्म टीचर ने उसे और जियान यी को अकेले क्यों बुलाया। जियान यी वही था। छात्रों द्वारा अनिच्छा से काम करना शुरू करने के बाद जियान ए और जियान यी एक के बाद एक कक्षा से बाहर चले गए। कार्यालय का दरवाजा खटखटाने के बाद सुन दाशेग ने जियान ए और जियान यी को अपनी मेज पर बुलाया। शिक्षक सूर्य, वे दोनों थोड़ा झुके और एक स्वर में चिल्लाए, कक्षा में सर्वोत्तम अध्ययन वाले 2 छात्रों का सामना करने पर
सुन दाशेग की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उनका स्वर भी नर्म हो गया। मैंने तुम दोनों को यहाँ अकेले बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जियान ए ने सिर हिलाया और दिखाया कि वह सुनने के लिए तैयार थी। जियान यी ने पूछा, शिक्षक, क्या हुआ? सुन दाशेग मुस्कुराया और असाधारण रूप से सहज लग रहा था। आपको इसका आभास होना चाहिए। आपने उस स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था जिसने पिछले सेमेस्टर में शहर के गणितीय ओलंपियाड में भाग लिया था, है ना? उन दोनों ने सिर हिलाया। जब सुन दाशेग ने ये देखा, तो उन्होंने आगे कहा, क्या तुम्हें अब भी याद है कि शिक्षक ने उस समय क्या कहा था? जो लोग उत्कृष्ट रैंकिंग हासिल करते हैं, वे न केवल कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वे स्कूल के प्रचार वीडियो में अभिनय भी कर सकते हैं। जियान ए स्तब्ध था और मदद नहीं कर सका, लेकिन देखता रहा प्रबुद्ध। ऐसी बात हो गई थी। हालांकि वह केवल कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बोनस अंकों के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने प्रचार वीडियो भाग को नजरअंदाज कर दिया। जियान यी की आंखें चमक उठीं। उसने तब प्रतियोगिता में भाग लिया क्योंकि वह स्कूल के प्रचार वीडियो में दिखना चाहती थी। वह शुरू में इसके बारे में भूल गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल इसे अभी भी याद रखेगा। जियान यी प्रसन्न हुआ और उत्साह से कहा, शिक्षक सन, क्या आपका मतलब है कि हम इस प्रचार वीडियो को फिल्मा सकते हैं? बेशक, यह वही है जो मैंने आपसे तब वादा किया था। आपने स्कूल के लिए सम्मान जीता है, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से स्कूल के लिए इस प्रचार वीडियो को फिल्माने के लिए योग्य हैं, सुन दाशेग ने कहा। जियान यी ने खुशी को अपने दिल में दबा लिया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जियान ए परेशान लग रहा था। वह वास्तव में कोई प्रचार वीडियो फिल्माना नहीं चाहती थी। उनकी राय में, ऐसे युवा प्रचार वीडियो ज्यादातर स्कूल की वर्दी पहने हुए, हरी घास पर दौड़ते हुए या स्कर्ट पहने हुए मैदान पर एक घेरे में चलते हुए छात्रों के होते थे। उन्हें अपने चेहरे पर जीवंत, धूपदार और अतिरंजित नकली मुस्कान भी दिखानी थी। इसके विचार मात्र से ही उसकी खोपड़ी में सिहरन दौड़ गई। शिक्षक, मैं वास्तव में इसे फिल्माना नहीं चाहता। क्या आप इसे पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढ सकते हैं? स्कूल में बहुत सारे उत्कृष्ट छात्र हैं, कोई तो इच्छुक होगा, जियान ए ने सच्चाई से कहा। अगर वह नहीं चाहती तो वह मना कर देती। ये जियान ए की सामान्य शैली थी। सुन दाशेग और जियान यी स्तब्ध रह गए। सुन दाशेग ने हैरान भाव से पूछा, क्यों? ये प्रदर्शन करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। हम जिन प्रांत के टेलीविजन स्टेशनों पर प्रचार वीडियो प्रसारित करेंगे, जब ऐसा होगा, तो देश में हर कोई आपको टेलीविजन पर देखेगा। सुन दाशेग ने कुछ नहीं कहा होता तो अच्छा होता। अब जब उसने ऐसा किया, तो जियान ए को और भी अधिक घृणा महसूस हुई। उसे अनायास ही एक बहाना मिल गया। शिक्षक, मैं वास्तव में फिल्म नहीं बनाना चाहता। मुझे कैमरों से थोड़ा डर लगता है। जियान यी किनारे पर खड़ा हो गया और जियान ए को तिरस्कार से देखा। कैमरे से डर लगता है? वह प्रेजेंटेबल नहीं थी। जब सुन दाशेग ने देखा कि जियान ए फिल्म नहीं करना चाहता, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खेदजनक अभिव्यक्ति के साथ पूछा, क्या आप वाकई फिल्म नहीं करना चाहते हैं? जियान ए ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं फिल्मांकन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सुन दाशेग ने हल्की सी आह भरी। शुरुआत में, चूंकि आप स्वर्ण पुरस्कार विजेता हैं, स्कूल ने आपको इस प्रचार वीडियो में मुख्य भूमिका देने की योजना बनाई थी। चूंकि आप भाग नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए स्कूल आपको बाध्य नहीं करेगा। जब समय आएगा, तो उन्हें चर्चा करने दें और देखें कि क्या उन्हें किसी और को चुनने की जरूरत है। जियान यी की मुख्य भूमिका हो सकती है।
शिक्षक, जियान ए ने अचानक कहा। जियान यी स्तब्ध रह गया। वह इसलिए हैरान नहीं थी क्योंकि उसकी मुख्य भूमिका हो सकती थी, बल्कि इसलिए हैरान थी क्योंकि जियान ए ने इसका सुझाव दिया था। क्या जियान ए उसे मुख्य भूमिका निभाने का मौका दे रही थी? सुन दाशेग भी प्रबुद्ध दिखे। ये सच है। जियान यी की छवि उत्कृष्ट थी। वह मधुर और सुंदर थी और उसका स्वभाव सौम्य और साफ था। वह एर्जोंग के छात्रों की स्थिति से बहुत अच्छी तरह मेल खाती थी। ठीक है, मैं इस मामले के प्रभारी शिक्षक को जियान यी की सिफारिश करूंगा। आखिरकार, छात्र जियान ए के अलावा छात्र जियान यी के परिणाम सबसे अच्छे हैं। उसे ही मुख्य पात्र बनना चाहिए। सुन दाशेग ने अपने होश में वापस आने के बाद कहा। जियान यी आश्चर्यचकित हुआ और उसने तुरंत कहा, धन्यवाद, शिक्षक। कल शहर के सभी हाई स्कूलों में प्रारंभिक परीक्षा होगी। आपके परिणाम हमेशा स्कूल में शीर्ष पर रहे हैं। आपको कल अच्छा प्रदर्शन करना होगा, विशेष रूप से आपको। जियान ने स्कूल के लिए शहर में नंबर 1 प्राप्त करने का प्रयास करें। सुन दाशेग ने जियान ए को देखा और निर्देश दिया। जियान ए मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, शिक्षक। कार्यालय छोड़ने के बाद जियान ए ने सफाई करने के लिए कक्षा में लौटने की योजना बनाई। हालांकि जियान यी ने उसे पीछे से बुलाया। चारों ओर मुड़कर जियान ए ने जियान यी को उत्सुकता से देखा। क्या गलत? आपने मुझे शिक्षक को प्रचार वीडियो की मुख्य भूमिका निभाने की अनुशंसा क्यों की? जियान यी ने अजीब भाव के साथ जियान ए से पूछा। अगर उन्हें यह मुख्य भूमिका मिल पाती तो वह खुश होती। हालांकि जब उसने सोचा कि जियान ए ने उसे ये दिया है, तो वह खुश नहीं हो सकी। जियान यी हमेशा मोर की तरह घमंडी थी, इसलिए जियान ए अनुमान लगा सकती थी कि वह क्या सोच रही थी। हालांकि जियान ए के पास कोई अन्य विचार नहीं था। यह महज एक सहज प्रतिक्रिया थी। जियान यी की शक्ल और स्वभाव इस प्रचार वीडियो की भूमिका से मेल खाता है। गणितीय ओलंपियाड में उनके परिणाम उनसे अलग थे, इसलिए यह उचित था। आप इसके लायक हैं। मैं इसे केवल शिक्षक को याद दिलाने के लिए कह रहा था, जियान ने भावहीन होकर कहा। अगर उसे पता होता कि जियान यी बहुत ज्यादा सोचेगी, तो उसने ऐसा नहीं कहा होता। जियान यी को विश्वास नहीं था कि जियान ए अचानक उसके प्रति इतनी दयालु होगी। उसने जियान ए को संदेह से देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। जियान ए स्तब्ध था। उससे नफरत है? जियान ए ने हंसते हुए जियान यी को असहाय रूप से देखा। मिस, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। यह नफरत करने से बिल्कुल अलग है। जियान यी ने भौहें चढ़ा दीं। उसे समझ नहीं आया कि जियान ए का क्या मतलब है। क्या उनका मतलब एक ही नहीं था? ये देखकर जियान ए ने आह भरी और जियान यी की आंखों में देखा। आपको ये तय करना चाहिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए चाहे आप मेरे सामने खुद को कैसे भी प्रस्तुत करें, मैं आपको स्वीकार करूंगा। सच कहूं तो तुम्हारे विचार मेरे सामने बेकार हैं। आप केवल निर्दोष खरगोशों को धोखा दे सकते हैं, और मुझे पता है कि आप जैसा कोई व्यक्ति सुर्खियों में रहना पसंद करता है, और आप बिना कोई निशान छोड़े सुर्खियों में रहना चाहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो आप थोड़े पाखंडी हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व मेरी नज़र में सिर्फ घमंड का प्रदर्शन है। यह मुझे आपसे नफरत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद भी नहीं है। आप समझे कि मेरा आशय क्या है? अगर कोई उसके सामने उसे पाखंडी कहता तो कोई भी चिंतित होता। हालांकि जियान यी ने जियान ए के सामने अपना असली रूप उजागर कर दिया था, इसलिए दिखावा करने के लिए कुछ भी नहीं था।
जियान यी ने सिर हिलाया और जियान ए की आंखों में देखा जैसे वह चीजों को बदलना चाहती थी। तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हे। जियान ए मुस्कुराया और जियान यी की ओर सिर हिलाया। हम अलग अलग दुनिया से हैं। यह अच्छा है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। इसके साथ ही जियान ए मुड़ा और चला गया। जियान ए झूठ नहीं बोल रहा था। वह हमेशा जियान यी को नापसंद करती थी। हालांकि वह उससे नफरत नहीं करती थी। उसके लिए जियान यी की एकमात्र पहचान ये थी कि वह एक सहपाठी थी। उसमें उस सहपाठी से नफरत करने की ऊर्जा नहीं थी, जिसका उसके साथ बहुत कम संवाद था। इसके अलावा जियान यी सिर्फ एक लड़की थी जो 15 साल की भी नहीं थी। उसके बारे में क्या? वह 26 साल की परिपक्व आत्मा थी। उसे एक लड़की से प्रतिस्पर्धा क्यों करनी चाहिए? कम से कम मानसिकता के संदर्भ में जियान ए बहुत पहले ही परिपक्व हो चुका था। दोपहर के समय एरजोंग के कैफेटेरिया में अभी भी भीड़ थी। जियान ए और गुआन ताओ भीड़ के साथ कतार में खड़े थे, जबकि किंगहुआन जल्दी सीट ढूंढने चला गया। अरे, वहाँ उस लड़के को देखो, वह बहुत सुंदर है। अचानक उनके पीछे एक लड़की चिल्लाई। दूसरों ने तुरंत प्रतिध्वनि की। कौन सा? वहाँ कैसरोल खिड़की पर चौथा व्यक्ति। मैं उसे देखता हूँ। ओह माय, वह कितना सुंदर है। अरे, वह बहुत सुंदर है। 1 साल का जूनियर। ठीक है, ये होना ही चाहिए, अन्यथा वह बहुत पहले ही खोज लिया गया होता। इस अचानक मोहक माहौल ने जियान ए को उदासीन महसूस कराया। पीछे सोचने पर लिन यी और बाकी लोग जहां भी जाते, ऐसा हंगामा मचा देते। उसने लापरवाही से लड़कियों की बातों को देखा और दंग रह गई। यह वह था, जियान यी का भाई। जियान येचेन अभिव्यक्तिहीन था, लेकिन उसकी इस तरह की छवि ने लोगों को महसूस कराया कि वह आकर्षक, शांत और घमंडी था। वह काफी अच्छा दिखने वाला है, जियान ए ने सोचा। उसके मुंह के कोने मुड़ गए। जियान यी की तुलना में जियान ए को लगा कि जियान येचेन बहुत अधिक प्यारा और अधिक वास्तविक था। उसके शरीर की आभा से उसे महसूस हुआ कि वह बेवजह प्यारा था। जिया क्विंगहुआन पहले ही खिड़की के पास सीट ले चुका था। जैसे ही जियान ने और गुआन ताओ बैठ गए, लिन यी और बाकी लोग दब गए। और जगह नहीं है, चलो थोड़ा निचोड़ लें, यान तियान ने जिया क्विंगहुआन के पास बैठते हुए कहा। जियान ए और गुआन ताओ तुरंत लिन यी और गाओ यांग के लिए अपनी सीटों से हट गए। अरे, वहाँ उस लड़के को देखो। जैसे ही वे बैठे, जिया क्विंगहुआन ने अपनी आवाज धीमी की और उन पर नजर डाली। जब सभी ने ये सुना, तो उन्होंने बेवजह उसकी निगाहों का पीछा किया। जियान येचेन। जियान ए बेबसी से मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। किंगहुआन भी क्यों मुग्ध था? दूसरे लड़कों ने असमंजस में पूछा। क्या हुआ? TSK। जिया क्विंगहुआन ने उनकी ओर देखा। क्या गलत है? क्या आपको संकट का कोई एहसास है? तीनों लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? जिया क्विंगहुआन ने आह भरी। मुझे अभी एहसास हुआ कि लगभग सभी लड़कियां गुप्त रूप से उसे देख रही हैं। वह स्पष्ट रूप से सभी वर्षों में सबसे सुंदर लड़का है। तुम लोग पहले से ही पुराने हो चुके हो। पुराना हो गया? निश्चित रूप से नहीं, यान तियान ने उदासीनता से कहा। जिया क्विंगहुआन ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। आप कभी प्रसिद्ध नहीं हुए, इसलिए निश्चित रूप से आप पुराने नहीं हैं। मैं लिन यी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही वह बोल रही थी, जिया क्विंगहुआन की नज़र लिन यी के चेहरे पर पड़ी। उसने तिरस्कारपूर्वक अपनी जीभ चटकाई। TSK। वहाँ पहले से ही एक था समाप्ति का संकट, लेकिन आपने अभी भी खुद को टैन किया है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अब कोई आपकी ओर नहीं देखता। यह अच्छा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे यह एहसास पसंद नहीं है कि मुझे देखा जाएगा। लिन यी ने उदासीनता से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। पहले तो उन्हें ध्यान का केंद्र बने रहने की आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अब जब एक नवागंतुक अचानक तोपखाने की आग को आकर्षित करने में उसकी मदद करने के लिए आया, तो वह स्वाभाविक रूप से खुश और निश्चिंत था। लिन यी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सांवली त्वचा अब मेरा सुरक्षात्मक रंग है। ये सबसे अच्छा होगा यदि भविष्य में कोई मुझे न देख सके। यान तियान ने तुरंत खर्राटा लिया। हाँ, वैसे भी किसी के दिल में पहले से ही कोई होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी परवाह नहीं होती है। लिन यी मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। जिया क्विंगहुआन ने यान तियान की जांघ पर चुटकी काटने के लिए हाथ बढ़ाया, और वह तुरंत दर्द से कराह उठा। बकवास मत करो। जिया क्विंगहुआन ने उसकी ओर देखा। आखिरकार लिन यी और जियान ए केवल अच्छे दोस्त थे। भले ही हर कोई लिन यी के इरादों को जानता हो, फिर भी इतने सारे लोगों के सामने ये कहना अच्छा नहीं था। लिन यी को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जियान ए को हो सकती थी। यदि उसने द्वेष विकसित किया, तो वे फिर दोस्त नहीं रहेंगे। लिन यी को इस बात का डर था, इसलिए उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। यान तियान का कोई बुरा इरादा नहीं था, वह बस अपनी बातें जल्दी बोल रहा था, लेकिन उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए उसने अपनी लाल जांघ को रगड़ा जिसे किंगहुआन ने दबाया था, और आज्ञाकारी रूप से अपना सूप पीने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। क्या आप जानते हैं वह लड़का कौन है? जियान ए ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और रहस्यमय तरीके से सभी को देखा। जिया किंगहुआन तुरंत उत्तेजित हो गया और चमकती आंखों से जियान ए की ओर देखा। जियो ए, क्या आप उसे जानते हैं? बाकी लोग भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे, ये सोचकर कि ऐसा कैसे हुआ कि जियान ए सभी को जानता था। इससे पहले कि जियान ए कुछ कह सके, जियान यी और ली युनमेई अपनी प्लेटों के साथ जियान येचेन के पास बैठ गए। जियान ए ने जल्दी से अपना सिर उठाया। देखो, सभी ने देखा और दंग रह गए। जिया क्विंगहुआन ने पलकें झपकाईं। अरे, जियान यी तेज है। अभी स्कूल का पहला दिन है, लेकिन वह सिर्फ एक सुबह अपने जूनियर के लिए जा रही है। उनके हाव भाव को देखकर यह स्पष्ट था कि उनकी सोच भी जिया क्विंगहुआन जैसी ही थी। जियान ए तुरंत हंसे। यह क्या बकवास है? वह लड़का जियान यी का जैविक भाई है। हर कोई तुरंत चिल्लाया। गुआन ताओ ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। वे एक जैसे क्यों नहीं दिखते? मैं अपने भाई जैसा भी नहीं दिखता। जियान ए ने गुआन ताओ को देखा और मुस्कुराया। जब गुआन ताओ ने ये सुना, तो उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सच था। जियो ए, तुम्हें कैसे पता चला? यान तियान ने भ्रम में जियान ए को देखा। तार्किक रूप से कहें तो वह स्कूल में जियान यी से बहुत कम बात करती थी, तो उसे कैसे पता चला कि उसका भाई कौन था? जियान ए ने अपने पे का एक घूंट लिया और कहा, मैं गलती से उस लड़के से कुछ बार मिली थी। क्या आपको अब भी वह समय याद है जब मैंने अपने जन्मदिन पर रिवॉल्विंग रेस्तरां में खाना खाया था? क्या लिन यी नीचे जियान यी से नहीं मिली? सभी ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। जियान ने, उस समय उसका भाई भी वहां था। क्या अफसोस है। जिया क्विंगहुआन ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह देखने में काफी हैंडसम लग रहा था पहला, और देखने में काफी सुखद था। अब जब मुझे पता चला है कि वह जियान यी का भाई है, तो ये स्कोर मेरे दिल में आधा हो गया है। जब जियान ए ने ये सुना, तो उसने जिया क्विंगहुआन की ओर देखा और हंसी। अब कौन सा युग है?
आप अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? जियान यी है। और उसका भाई है। उन्हें आपस में न जोड़ें।